नमस्कार छात्रों, E307 पावर सिस्टम सेकंड में अभी हम दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, मटेरियल यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। अभी तक हमने इसमें लाइन सपोर्ट, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उस पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ा है। आज हम इसका जो लास्ट यूनिट है 2.6 स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है और इसका मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो सस्पेंशन इंसुलेटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो पूरी यूनिट के अक्रॉस बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, अलग अलग रहता है। ये हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। जो डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर है, मीन्स जो सबसे नीचे वाली डिस्क है उस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्क। इस जो अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनडिज़ायरेबल है और इसको हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है स्ट्रिंग एफिशिएंसी की, लड़ दक्षता बोलते हैं हिंदी में इसको। द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क्स एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। टोटल वोल्टेज स्ट्रिंग के अक्रॉस हमने कितना अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल V अप्लाई किया। फिर नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 3 है तो 3 लिखेंगे। और सबसे नीचे वाले डिस्क जो कंडक्टर के पास होते हैं जिसका हमने वोल्टेज V3 लिया था वो कितना रहेगा, तो V/N मीन्स 3V3 ये निकालना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ये मैं 3 यूनिट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे अगर 5 यूनिट हो तो N की जगह 5 आ जाएगा। N जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग divided by number of discs in the string into voltage across disc near to conductor। कंडक्टर के पास जो डिस्क रहती है उस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज रहता है, उसका कितना वोल्टेज है, इनका अनुपात निकालेंगे तो ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये ही डिसाइड करती है कि जो स्ट्रिंग पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग का हो रहा है। अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है, ज़्यादा यूनिफॉर्म रहेगा, इसको मोर यूनिफॉर्म कहेंगे हम। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब हर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज वो समान है, बराबर एक्जैक्टली सेम है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम अचीव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास आ जाए। जैसे 3 यूनिट वाले इसका हम एग्जांपल कंसिडर करें, 3 यूनिट है, इनमें म्यूचुअल कैपेसिटेंस है और सेल्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू बता रखी। म्यूचुअल कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है और शंट जो कैपेसिटेंस है वो C1 के बराबर है। C1 है वो K इंटू C के बराबर रहेगा, K यहाँ पे को कांस्टेंट है। ये हमने लास्ट में किया था और इससे हम V1, V2, V3 इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं KCL लगा के। अलग अलग जो 2 पॉइंट्स हैं A और B उनके ऊपर KCL लगाएं तो ये हमने लास्ट क्लास पे देखा था, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस K होता है और जो V3 है वो हो जाएगा V1 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। हर यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग आ रहे हैं, V1, V2, V3 हमने सबके बीच में रिलेशनशिप निकाली। अब हम जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग जो कि V के बराबर रह जाएगा। 3 इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में यहाँ पे 3 यूनिट है, 1, 2 एंड 3। एंड V3 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। ये कंडक्टर इसके पास जो डिस्क है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 के बराबर है। तो आपको V और V3 जैसे यहाँ पे रिलेशन है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखोगे आप। V का वैल्यू है V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, और V3 इन टर्म्स ऑफ V1 ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इनका मान यहाँ पे रख के हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी। जैसे अभी जो था उसमें अगर हम K की वैल्यू 0.2 रखें तो V2 है वो 1 प्लस K टाइम्स द V1 होता है, उससे V2 का मान आ जाएगा 1.2 V1। ऐसे V3 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, K की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो आएगा 1.64 V1। तो V3 आपको पता चल गया 1.64 टाइम्स द V1 है, और जो V है वो क्या है, इन दोनों तीनों का सम है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो 3.84 V1 आ जाएगा। तो 3.84 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.64 इस ढंग से एफिशिएंसी निकल जाएगी इसमें। ये इनसे आपको पता चली गया कि जो डिस्क है कंडक्टर के पास रहेगी उस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज आता है, और जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ बढ़ेंगे, अक्रॉस करेंगे, वैसे वैसे वोल्टेज में कमी आ जाती है, वोल्टेज की वैल्यू कम रहेगी इसमें।
द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के का मान मीन्स दोनों का रेशियो स्ट्रेस जो कैपेसिटेंस है और सेल्फ कैपेसिटेंस दोनों का जो अनुपात वो के बराबर है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज अक्रॉस डिस्टेंस आएंगे वो ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे, उनमें डिफरेंस है वो ज़्यादा रहेगा और उसके कारण स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान कम होता है। मीन्स जैसे जैसे के का मान बढ़ेगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू रिड्यूस होगी। और ये जो इनइक्वलिटी है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में वो नंबर ऑफ डिसेस बढ़ने के साथ होगी। जैसे हमने 3 का एग्जांपल लिया, अगर हम 5 लेंगे तो ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, 7 लेंगे तो और भी ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो जितनी स्ट्रिंग शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी उसका मान ज़्यादा रहेगा। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे किया जाए? मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। पहला इसका मेथड है जिससे कि हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। जो इंसुलेटर को लटकाने के लिए कंडक्टर्स के लिए हम क्रॉस आर्म यूज़ में लेते हैं, दो कंडक्टर के बीच में दूरी रखने के लिए उनका मान ज़्यादा रखा जाए, लंबाई ज़्यादा रखी जाए बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। क्योंकि जो के है इस पर डिपेंड करता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू। के क्या है? शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का अनुपात है, रेशियो है। जितनी वैल्यू कम होगी इसकी के की, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान ज़्यादा रहेगा और जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा यूनिफॉर्म रहेगा। मीन्स हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? के की वैल्यू को रिड्यूस करना। के को रिड्यूस करके आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान बढ़ा सकते हैं। अब के कैसे रिड्यूस होगा? द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द शंट कैपेसिटेंस। शंट क्योंकि C1 इज इक्वल टू के टाइम्स द सी है, तो के कैसे रिड्यूस? सी तो फिक्स है, जो इंसुलेटर या डिस्क काम में लिए उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। C1 को रिड्यूस करना है, इसका मतलब के को रिड्यूस करना है। तो जो शंट कैपेसिटेंस है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो शंट कैपेसिटेंस किन के बीच में रहता है? डिस्क और जो टावर रहेगा या क्रॉस आर्म रहेगी उसमें। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करने के लिए जो डिस्टेंस है कंडक्टर की टावर के साथ वो दूरी बढ़ा दी जाती है। वो दूरी कहाँ से बढ़ेगी? जब ज़्यादा लंबी क्रॉस आर्म काम में लें, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज़ में लेके आप जो शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि सी जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पढ़ा हुआ होगा अपने फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, डी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे हम तो सी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। एक तो कॉस्ट रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे लंबी क्रॉस आर्म की ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई ज़्यादा होगी मीन्स कॉस्ट बढ़ेगी उसकी। सेकंड जो स्ट्रेंथ है टावर की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्रॉस आर्म काम में लेंगे हम तो जो की स्ट्रेंथ है, मैकेनिकली जो स्टेबिलिटी है वो उसमें रिड्यूस हो जाती है। तो इन दो को लिमिटेशन के साथ आप इनको काम में ले सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है इसमें, मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर्स हैं उनकी ग्रेडिंग कर दी जाए। इस जो मेथड्स हैं इसमें क्या करते हैं कि हर एक की जो डायमेंशन है वो इस ढंग से चूज़ की जाए कि हर एक जो यूनिट है उनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। मीन्स डायमेंशन उनकी आपको चेंज करनी है, कैपेसिटेंस को ग्रेडेड करना है और फिर उसकी एक स्ट्रिंग बना दी जाए। जो सबसे ऊपर यूनिट है, टॉप यूनिट जो क्रॉस आर्म के पास रहेगी, उसका कैपेसिटेंस हमें मिनिमम रखना है और फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी नीचे बॉटम तक। और जो कंडक्टर के पास रहेगी, बॉटम यूनिट कंडक्टर के पास रहती है, उसका कैपेसिटेंस अधिकतम होना चाहिए। मीन्स हर जो अभी तक तो हम सब एक जैसे ले रहे थे, जो ये मेथड बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर्स है उसमें हम क्या करेंगे, जो टॉप यूनिट है उसका कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, फिर ये बढ़ता जाएगा और सबसे लास्ट जो यूनिट है बॉटम वाली कंडक्टर के पास जो है उसका जो कैपेसिटेंस है वो अधिकतम रखना होता है हमें इसमें, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इसका मतलब कि इससे हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रिंग के अक्रॉस यूनिफॉर्म कर सकते हैं ऐसा करके। लेकिन जो ये मेथड है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहेगी, कमी जो रहेगी वो है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर के डिफरेंट साइज़ के इंसुलेटर्स की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप पास स्ट्रिंग मतलब स्टैंडर्ड इंसुलेटर्स की बनी हुई स्ट्रिंग्स कोई 5 की बनाने 7 की बनाने, तो ऐसे अलग अलग डायमेंशन के आप यूनिटें काम में ले सकते हैं और जो ज़्यादा कैपेसिटेंस उसको कंडक्टर के पास में रखते हैं। लेकिन जब हम लाइन खींचते हैं उस समय जो लेबर रहती है वो स्किल्ड नहीं रहती, अनस्किल्ड लेबर काम में लेते हैं। उनके को ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी यूनिट कहाँ पे लगानी है। जैसे एक जैसी हो जब तो आप सब एक साथ लगा सकते हैं,
लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन सी लगानी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन सी लगानी, वो जो अनस्किल्ड लेबर है वो उसको कर नहीं पाएगी। दूसरा, ओवरऑल कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा रहेगी, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं रहता। हालांकि स्किल्ड पर्सन को यूज़ में लेके आप काम कर सकते हैं, मीन्स जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो इससे बढ़ा सकते हैं बाय ग्रेडिंग द यूनिट्स। जो इंसुलेटेड डिस्क है उनको ग्रेड करके भी आप बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा इसमें एक मेथड आता है बाय यूजिंग ए गार्ड रिंग। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, क्योंकि दोनों की मैंने आपको ड्रॉबैक बताई थी। पहला मेथड था बाय यूजिंग द लॉन्गर क्रॉस आर्म, तो मैकेनिकल अनस्टेबिलिटी उसमें आ जाती है, कॉस्ट फैक्टर रहता है। दूसरा इसमें आएगा बाय यूजिंग ए गार्ड रिंग। गार्ड रिंग लेके भी आप इसको दूसरा था बाय ग्रेडिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को ग्रेड करके आप इसमें काम में ले सकते हैं। थर्ड, उसमें भी ड्रॉबैक्स रहेगी, अनस्किल्ड पर्सन है उसको काम नहीं कर पाएगा, तो हम थर्ड मेथड काम में लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, और जो कॉस्ट आएगी वो भी कम रहती है इसमें बाय यूजिंग ए गार्ड रिंग। गार्ड रिंग काम में लेके आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा दें। इसमें क्या होता है, एक रिंग रहेगी जो हमारे इंसुलेटर की यूनिट लगी हुई है उनको कवर करते हुए एक कंडक्टर रहेगा। ये मेटल की रिंग रहती है। इलेक्ट्रिकली तो सबसे नीचे जो कंडक्टर लगा हुआ उसके साथ रहेगी, लेकिन और जो बॉटम वाला इंसुलेटर्स हैं उन सबको सराउंड करती रहेगी। मीन्स एक और कैपेसिटेंस फॉर्म होता है इसमें। जो ग्राउंड रिंग है वो मेटल फिटिंग और लाइन कंडक्टर के बीच में एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अभी जो हमने शंट कैपेसिटेंस देखे थे वो मेटल फिटिंग और टावर के बीच में थे। अब ये जो गार्ड रिंग है वो और कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करेगी जो कि मेटल फिटिंग और उस गार्ड रिंग के बीच में रहेंगे। तो जो करंट इसमें फ़्लो हो रही है वो करंट अगर शंट कैपेसिटेंस में फ़्लो हो जाए, इसका मतलब होगा कि जो डिस्क में अपने काम में ली यूनिट्स उनमें करंट सब में समान फ्लो रहेगी, और सब एक ही जैसे अगर कैपेसिटेंस काम में लो तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम रह जाएंगे। अगर करंट की वैल्यू जैसे हमने जो शंट कैपेसिटेंस थे उसमें I1 और I2 मानी थी, मान लो कि अब जो कैपेसिटेंस नए फॉर्म हुए गार्ड रिंग और मेटल फिटिंग के बीच में, उनमें करंट I1 डैश और I2 डैश हैं। अगर I1 की वैल्यू I1 डैश के बराबर, I2 की वैल्यू I2 डैश के बराबर आ जाए, मीन्स सेम चार्जिंग करंट है वो फ्लो होएगी पूरी यूनिट ऑफ जो स्ट्रिंग है उसमें से। जब करंट सेम रहेगी, क्योंकि यूनिट सेम एक जैसी है, तो उसके कारण उनके अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम रहेगा। जो पोटेंशियल सेम रहेगा उसका मीनिंग है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो जाएगी। मीन्स कोशिश रहती है कि इसको हम बढ़ा सकें 100% के आसपास लेके। तो ये तीन मेथड हमने इसमें कंसिडर किए हैं। एक बार थॉरोली हम वापस रिवाइज कर लें कि क्या क्या अभी तक देखा है हमने। तो लास्ट जो चैप्टर यूनिट है इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसको हमने स्टडी की। पहले स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्राइटेरिया जिससे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है वो बताता है। अगर ये हाई वैल्यू है इसका मतलब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, 100% है इसका मतलब कि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहते हैं। तीनों या 5-7 यूनिट जो भी आपने काम में लिए हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी में। इसमें हमने वोल्टेज निकाले अलग अलग के अक्रॉस कितना रहेगा, V2 और V1 के बीच में रिलेशनशिप या V3 और V1 के बीच में रिलेशनशिप, ये करना है। और उसके बाद आप तो ये फॉर्मूला लगा के स्ट्रिंग एफिशिएंसी के वैल्यू को निकाल सकते हो। और अब मेथड्स हैं कि कैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं इसमें। पहला है बाय यूजिंग द लॉन्गर क्रॉस आर्म। लॉन्गर क्रॉस आर्म को काम में लेके आप इसको बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि K की वैल्यू वो कम हो जाएगी। K की वैल्यू कम होने का मतलब है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान बढ़ जाएगा, लेकिन मैकेनिकली अनस्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। दूसरा मेथड हमने देखा बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। इंसुलेटर की ग्रेडिंग कर दी जाए, टॉप इंसुलेटर है उसकी कैपेसिटेंस कम रखा जाए और धीरे धीरे नीचे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाए, और बॉटम जो यूनिट है उसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा रखा जाए। ऐसा करके भी हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम रख सकते हैं। लेकिन जब लाइन इरेक्ट करेंगे उस समय ये प्रॉब्लम रहेगी हमारे पास कि जो पर्सन है वो स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो उनको थोड़ा दिक्कत रहेगी उसको इंस्टॉल करने में। जो थर्ड मेथड है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो गार्ड रिंग वाला मेथड काम में लिया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा वायर है या रिंग काम में लेते हैं, मेटल रिंग काम में लेते हैं, जो कि बॉटम जो कंडक्टर है उसको सराउंड किए हुए रखता है। बॉटम इंसुलेटर को सराउंड किए हुए कंडक्टर रहता है, तो एडिशनल ये कैपेसिटेंस और फॉर्म करता है। जो नॉर्मल शंट कैपेसिटेंस थे उसके अलावा गार्ड रिंग और मेटल फिटिंग के बीच में एडिशनल कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाते हैं, और उन कैपेसिटेंस के कारण
टोटल जो करंट है इंसुलेटर डिस्क में से जो फ्लो होने वाली है वो बराबर रह जाती है। हर यूनिट में से सेम करंट फ्लो होगी, इसका मतलब हर यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा और स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो बढ़िया रहेगी। अच्छी एफिशिएंसी में इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू।